गिरमिटिया फाउंडेशन के सौजन्य से और अग्रसेन महाविद्यालय के इस सभागार में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह पहला अकादमिक सत्र है। मंच पर विराजमान इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी, स्टीफन रविंदर जी जो सूरीनाम से आए हैं, स्वाति बोले जी मॉरिशस आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारे अनुजवत डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा हमारे सहकर्मी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इस भरे पूरे सभागार में इस कॉलेज के बहुत ही कर्मठ, यशस्वी और बहुत ही सहनशील जो व्यक्तित्व के धनी हमारे अग्रसम प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी जी, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से, पीजीडीएबी के हमारे गुरुवत जो है डॉक्टर विमलेश कांत वर्मा जी जिनको हमने सुना जो है उद्घाटन सत्र में, बड़े भाई डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी, रामवीर जी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे सहकर्मी जो पधारे हैं, अभी अगले सत्र में इनका व्याख्यान होगा, शंभुनाथ मिश्र जी, श्यामलाल महाविद्यालय से पधारे सह आचार्य और हिंदी साहित्य की गहरी समझ रखने वाले हमारे अनुजवत डॉक्टर सप्तरी पांडे जी, और इस कॉलेज के शिक्षक वृंद जो सुबह से ही इस व्यवस्था को देख रहे हैं, और बहुत संख्या में इग्नू के और एनसी वेब के, आज शनिवार का दिन है और छुट्टी रहती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके बावजूद ये भरा पूरा सभागार भोजन के बाद भी, अक्सर जो है समारोहों में भोजन के बाद संख्या घट जाती है, लोग भोजन करते हैं घर निकल जाते हैं, उसके बाद भी लोग जमे हुए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के एक और साझेदार जो गलती से जिनका नाम प्रकाशित नहीं हो पाया, हंस प्रकाशन के श्रीमान हरेंद्र तिवारी जी, किसी कारण से उनका पुस्तक स्टॉल नहीं लग पाया, नहीं तो कुछ पुस्तकें भी आप लोगों को मिल जाती। फिर भी अगर आप लेना चाहें तो दरियागंज में इनका प्रतिष्ठान है। आज का जो विषय है गिरमिटिया की विरासत, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यह तो इस राष्ट्रीय सेमिनार का, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का केंद्र बिंदु है। उसमें जो अकादमिक सत्र अभी जो लिया गया है, गिरमिटिया की सांस्कृतिक पहचान और आर्य समाज। आर्य समाज पर जब हम बात करते हैं तो अक्सर अकादमिक जगत में उसको भारत में सीमित करने का प्रयास होता है, और फिर भारत में भी सीमित करते करते उत्तर भारत में सीमित करने का प्रयास होता है, और फिर उत्तर भारत में भी सीमित करते करते हरियाणा और पंजाब में सीमित करने का प्रयास होता है। ये बहुत ही हठधर्मी कृत्य है। आर्य समाज बहुत व्यापक है, और ये प्रतिनिधि बता रहे हैं जो दोनों देशों से आए हुए हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज आपके सामने घटित हो रही हैं। क्लास तो रोज लेंगे ही आप। मनु ने भारतवर्ष के संबंध में अपनी मनुस्मृति में जो बात कही, जिसे बार बार दोहराया जाता है, एतद्दस्य प्रसूतस्य सकादासकर जन्मना,
स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षरेन पृथव्याम सर्वमानवा। भारत का जो धर्म है, परंपरा है, ज्ञान है, वो केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि के लोगों के लिए नहीं है। यहाँ आकर के सारे संसार के लोग अपने चरित्र की शिक्षा लेते रहे हैं और डिमडिम नाद ये जो मनु ने अपनी स्मृति में कर रखा है। भारत के संबंध में अभी गरीबी का रोना रोया जा रहा था, परेशानी और सारी चीज़ों का। प्रारंभ से ही ऐसा नहीं है कि भारत भूमि जो है पारसमणि है, दयानंद सरस्वती कहते हैं, जिसको छूते ही, पारसमणि के बारे में कहा गया पत्थर उसको छुएगा तो सोना हो जाएगा। अंग्रेज हमको छुए तो वहां तो की क्रांति हो गई, वो संपन्न हो गए। नहीं तो 250-300 साल पहले लंदन जैसे शहरों की आबादी क्या थी, 10-20 हज़ार में सिमट जाते थे और कोई गौरव नहीं था। मुर्शिदाबाद जो हमारे यहाँ नगर था 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, उसके सामने भी फीके थे। लेकिन काल चक्र अपनी गति से चलता है और जिस देश का, जिस समाज का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। तो जो मैं बात आपसे कर रहा था, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति, इन सब का निधि जो है भारतवर्ष जो है अति प्राचीन काल से प्रख्यात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सारी गणना, लाखों लाख वर्ष का भारतवर्ष का इतिहास। अभी क्या है कि ईसाइयत के मकड़जाल में जो हमारा अकादमिक जगत ग्रस्त है, तो 8000 साल में सारा गिनती कर दी जाती है कि वो ईसा पूर्व 4000 पहले वेद और सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे भारत के संबंध में हम अधिक चीज़ें जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमें अपने अस्तित्व के बारे में, हमें अपने ज्ञान के बारे में बोध होता चला जाएगा। ईसाइयत और इस्लाम के आक्रमण से, उसके आघात से संसार जो है नष्ट भ्रष्ट हुआ है। ये संसार ऐसे नहीं है जैसा दिख रहा है। ये मेसोपोटामिया और ये मिस्र और ये पूरा यूरोप की, यूनान और रोम की सभ्यताएं ईसाइयत इस्लाम के छल कपट के व्यवहार से नष्ट हुई। और जिन्हें आज हम अमेरिका और ये सारा यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कह करके कहते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा पतन हुआ और विनाश हुआ, वहाँ भी भारतीय रहते थे। उन्हीं को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा था, तांबे के रंग के भारतीय, मैं सभ्यता थे उनका। जनरल पिजारो स्पेनिश जो वहाँ गया, उसने छल कपट से और बाकी और जो यूरोपी गए मार डाला उन लोगों ने। यानी कि भारतीय जो है बारिशा, सुरीनाम में या गयाना में या फिजी में या अमेरिका में जहाँ गए और आज भी जा रहे हैं, अपनी ही भूमि पर जा रहे हैं, दूसरे की भूमि पर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ जो खुदाई से जो सारी वस्तुएं मिल रही हैं, सूर्य का मंदिर मिल रहा है और चीज़ें मिल रही हैं, वो बार बार प्रमाणित करती हैं कि हिंदू लोग वहाँ रहते थे, मैं सभ्यता थी वहाँ की। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता था। कभी मंथरा नाम के जहाज चलते थे। मंथरा, कैकेयी का नाम जो मंथरा है, उसके नाम से जलयान भी हमारे यहाँ बनाए जाते थे, चलते थे और पूरे विश्व में चलते थे। और जो एक पूरी पृथ्वी है मनु के पुत्रों में बांट दी गई थी शासन करने के लिए। जम्मू द्वीप में हम हैं ही, ऐसे ही प्लक्ष द्वीप है, सालमल द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। ये सप्त द्वीपों में पृथ्वी का सारा हमारे यहाँ अध्ययन किया गया है। कुश द्वीप यानी वही अफ्रीका जो है।
19वीं शताब्दी में बहुत बड़ी चीज घटित हो रही है। अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व हो रहा है। आए थे व्यापार करने कह करके, लेकिन वो थे लुटेरे लोग। इंग्लैंड के असभ्य और लुटेरे और लफंगे लोगों का गिरोह है ईस्ट इंडिया कंपनी, सभ्य लोगों का नहीं है। वहाँ सभ्य लोग भी थे, मैथ्यू आर्नल्ड टाइप जो प्रोफेसर थे पोएट्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे भारत के आधे भाग को कब्जा कर लिया। आधे भाग पर उनकी सत्ता कभी नहीं रही, राजा लोग शासन करते थे। और इतना अधिक उन्होंने भारत के लोगों के साथ मिल करके भारतीयों को इतना भीषण तरीके से लूटा। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जो है 50, 60, 100 साल में ही जो है कंगाली की हालात पर पहुंच गया। ढाका के मलमल और मुर्शिदाबाद के जो बाजार का जो रौनक है और मछलीपट्टनम का जो व्यापार है और ताम्रलिप्ति का जो आवागमन है बंदरगाह का, सब खत्म हो गया। सामान लेकर के अपने देश में बेचने के लिए वो आए थे वो, और स्थिति ऐसी पैदा हुई कि वहीं से सामान फिर हमारे आने लगा और हम लोग खरीदार हो गए। साथ में ईसाई मिशनरियों का अपना तंत्र भी आ गया। डायमंड हार्बर में उन्होंने अपना खोला, कलकत्ता में प्रेस, श्रीरामपुर में, और भारत का ईसाई कर्ण करने का अभियान शुरू हो गया। आर्य समाज की जो देन है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसने भारत के ईसाईकरण को रोकने का प्रबल प्रयास किया। दयानंद सरस्वती ने चढ़ करके हमला बोला और उनको पीछे धकेला। ईसाइयत पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। ईसाइयत पर प्रश्न यूरोप में भी उनसे दयानंद सरस्वती से पहले खड़े किए जा रहे थे। अरे यूरोपी तो ये भी नहीं जानते थे पृथ्वी गोल है, वो उसको चपटी मान करके और इसी में उलझे रहे कि गोल है कि चपटी है। मैगेलन और ये जो आपका गैलीलियो जो है जूझते रहे थे। गैलीलियो को पोप कहता है कि तुम किताब में लिखो कि पृथ्वी चपटी है, तो उसने कहा ठीक है आप कहते तो लिख देता हूं, लेकिन मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, गोल ही रहेगी। अर्थात एक तरफ भारत का ईसाईकरण करने का प्रयास, दूसरी तरफ ईसाइयत के विरुद्ध यूरोप में ही एक मूवमेंट, और भारत में आर्य समाज का एक बड़ा आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में हिंदी के कवि हुए रामनरेश त्रिपाठी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उनके मूल्यांकन करते हुए लिखा 4-5 पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि लोकहित चिंतन में गृह सुख त्यागी, वेद धर्म का अनन्य अनुरागी ऊर्ध्वरेता था, ज्ञानी अद्वितीय अभिमानी आर्य सभ्यता का, जीवन का दानी धर्म ग्रंथ का पढ़ेता था, हरि के समान कोटि कोटि शिव मंडल में विकट विरोधियों के वृंद का विजेता था, भारत के भाग्य का भविष्य रूप दयानंद, शंकर के बाद हिंदुओं का एक नेता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत बोध वेद का बोध है। जो भी बात हो रही थी कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी ईश्वर की संतान है, सभी भाई भाई हैं। गुण और कर्म के हिसाब से आदमी कोई छोटा बड़ा होता है। इस बात को लेकर के दयानंद सरस्वती 1824 में जिनका जन्म हुआ और आज 2024 चल रहा है, अरे भाई 200 वर्ष हो गए उनको जन्म लिए। केवल हिंदू समाज के धर्म परंपरा के संरक्षक ही नहीं है, दयानंद सरस्वती आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता हैं।
गोपाल प्रसाद व्यास ने जो पुस्तक लिखी है हिंदी की अस्थावान पीढ़ी, उसमें पहला अध्याय ही दयानंद सरस्वती को समर्पित किया है। हिंदी विभागों के लोगों को तो दयानंद सरस्वती का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य को बनाया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की बात कर रही थी स्वस्ति बोले जी, 1875 में ही आ गई थी। दयानंद सरस्वती ने भारत के मानस में जो एक बड़ा परिवर्तन लाया, परिवर्तन क्या लाया कि भारतीय हमेशा डिफेंसिव लड़ाई लड़ना जानते थे, कि मतलब कोई मार रहा तो बचाव करो। राजा राम मोहन राय वगैरह की हिम्मत नहीं थी कि कोई सवाल उठा सके ईसाइयत पर, लेकिन दयानंद सरस्वती 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि नहीं, बचाव नहीं करना है, जो आक्रमण कर रहा है उसको आक्रमण से जवाब देना है। 13वां 14वां समोल्लास जो सत्यार्थ प्रकाश का है, आप उसको देखें, बहुत सूक्ष्मता से कुरान और बाइबल की पड़ताल की है। उस समय, जिस समय जो है आज की तरह से ही गर्दन उतार दी जाती थी, आज भी उतार दी जा रही है, इसलिए डर के मारे कोई बोलता नहीं है कि पता नहीं क्या हो आगे चल कर, लेकिन उन्होंने बोला और उसका नुकसान भी हुआ आर्य समाज को। 1875 में आर्य समाज भारतवर्ष में मुंबई में स्थापित हुआ। धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ती चली गई, इधर आपके लाहौर से लेकर के हरियाणा में, दिल्ली और सारी जगह। जहां जहां भारतीय श्रमिक गए, जिनके बारे में अभी पीछे बात हो गई है कि एग्रीमेंट से बिगड़ के गिरमिटिया बन गया, और वो मतलब लालच में गए, सोने की खदान का नाम सुन के, अभी यस दिलम जी बता रहे थे पीछे, सोने की खदान है, वहाँ बहुत पैसा मिलेगा, संपन्न हो जाएंगे, ऐसा सुन के गए। और उसके बाद उनके साथ क्या बीता उसको जानना है तो आपको अभिमन्यु अनंत की लाल पसीना पढ़नी पड़ेगी। खून जो निकलता है पसीने के साथ लाल हो जाता है। पूरा गिरमिटिया समाज का जीवन लाल पसीना मांगे। और प्रेमचंद कहलाते हैं मॉरिशस के, हमने उनका दर्शन किया है, पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार आए थे, अब नहीं रहे, वो गुजर गए। तो आर्य समाज भारत में तो हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ ही रहा था, जैसा कि उसने 1938 में निजाम के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाया था। साथ में मॉरिशस, केन्या, त्रिनाड, फिजी, जंजीबार, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, तंजानिया, सूरीनाम, गयाना, फिजी, यहाँ भी वो हिंदू समाज की धर्म संस्कृति परंपरा को संजोने के लिए वो अपना योगदान दे रहा था। 1903 में मॉरिशस में, 1903 में ही केन्या में, 1904 में ट्रिनिडाड में, 1907 में जंजीबार में, 1908 में दक्षिण अफ्रीका में, 1911 में सूरीनाम में और 1921 में गोयाना में आर्य समाज स्थापित हुआ। नाम सुने होंगे आप भाई परमानंद का, जिनको राम प्रसाद बिस्मिल अपना गुरु मानते थे, जो डीबी कॉलेज के शिक्षक थे, इतिहास के बहुत बड़े जानकार थे। मेरा बंदी जीवन उनकी पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। वे एक आर्य समाज का प्रचारक बन करके हिंदू धर्म ग्रंथ का सारा प्रचार करने के लिए सूरीनाम में, गयाना में गए और कई कई महीने वहाँ पर भ्रमण करते रहे। जैमिनी मेहता की बात आई है, भवानी दयाल सन्यासी थे, और एक नाम में लूँगा कमला प्रसाद मिश्र, जो फिजी में ही पैदा हुए और उसके बाद यहाँ आके उन्होंने शिक्षा लिया वृंदावन गुरुकुल जो यहाँ है मथुरा में। बाद में वो फिजी के राष्ट्रकवि माने गए। जागृति नाम का उन्होंने वहाँ से अखबार निकाला गया। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग यहाँ से गए उन लोगों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो है गौरव का भाव बनाए रखने के लिए क्या लेके गए थे गिरमिटिया लोग यहाँ से? हाथ में कंबल और तुलसी का रामचरितमानस,
जिसकी बात आ रही थी। और मन्नी वनत ने लिखा है कि वो दिन भर परिश्रम करते थे और अंग्रेज़ों का बड़ा कड़ा दबाव था कि इनके अंदर धार्मिक चेतना न आने पाए। एक आदमी जो है वो काले चद्दर से वो कंबल से ढकता था एरिया को, और 5-7 आदमी मिलके ऐसे गुट बना के दिया जला के एक आदमी मानस को पढ़ता था और सारे सुनते थे। तो जिस तुलसी की बात होती है कि तुलसीदास जो है बहुत बड़े प्रतिगामी कवि है और ब्राह्मणवाद के संरक्षक, ऐसा करके वो कम्युनिस्ट लोग जो है निंदा करते रहते हैं। उन मूढ़मतियों से आपको पूछना चाहिए कि अबे मूढ़मती, किसने कहा था उनको अपने साथ मानस लेके जाओ वहाँ जहाँ जहाँ जा रहे हो? किसी ने ट्रेनिंग तो नहीं दिया। आरएसएस ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं ट्रेनिंग दिया ना कि लेके जाओ, बार कोड निकाल दिया। वो तो गरीब थे, परेशान थे, ले गए उसको और मानस ने उनको जिंदा रखा। और दूसरी पुस्तक जिसने उनके अंदर देश भाव को जगाया वो स्वामी दयानंद की सत्याप्रकाश थी। तुलसी ने 16वीं सदी में मानस लिखा था और 19वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याप्रकाश लिखा था। ये दोनों समानांतर से शिक्षित कर रहे थे। उनके अंदर की जो जिजीविषा है उसको जगा रहे थे। सौभाग्य से आज के दिन जो ये संगोष्ठी हो रही है तो आर्य समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जो है सरदार भगत सिंह का आज जन्म दिवस भी है। मैं आप सब लोगों को सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। उनके पिता किशन सिंह थे और किशन सिंह के पिता अर्जुन सिंह थे, यानी कि भगत सिंह के दादा। और भगत सिंह के दादा ने स्वामी दयानंद सरस्वती से दीक्षा लिया था। वो योगोपवी संस्कार करके वो आर्य समाज में दीक्षित हो गए थे। तो भारत का तो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन आप देखें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेके बिस्मिल से लेके और भगत सिंह से लेके सारे के सारे लोग दयानंद सरस्वती के उस भावना से प्रेरित होकर के अभियान कर रहे हैं जिसमें दयानंद सरस्वती ये कामना करते हैं कि हम कभी किसी के पराधीन न रहें। ऐसा उन्होंने वेदों का भावार्थ भी, मंत्रार्थ भी ऐसा किया। हर मंत्र में लगभग इस बात को लाके रखा कि हम पराधीन न रहें। 2 नवंबर की बात आती है कि 1834 में 2 नवंबर को एक जहाज गया मॉरिशस में, जिसमें 36 लोग थे, 30 पुरुष थे और 6 स्त्रियां थी। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा अनुपात क्यों बनाया, पुरुष अधिक रहे और स्त्री कम रहे। अंग्रेजों की पूरी योजना थी कि जिनको हम यहाँ से ले जा रहे हैं दिन भर तो हाड़ तो परिश्रम करेंगे वो गन्ने खेती में, और फिर जो है इनके सुख दुख को सुनने वाला कौन रहेगा। तो यहाँ की जो स्त्रियां हैं उसके वो संपर्क में आएंगे, हम उनको संपर्क में ला भी देंगे और सनई सनई जो है उनको हम ईसाइयत में कन्वर्ट कर देंगे। पूरी योजना उनकी थी कि इसको एकदम स्लेव दास बना करके, केवल एक रोबोट बना करके चेतना उसकी विहीन कर दो और नौकर बना के ख़त्म कर दो और यही मर्ज हो जाए, वो उसका नाम तक बदल जाए। जैसे भाई साहब का नाम आधा क्या कर रहे थे, स्टीफन कर दिया, आधा इंदर कर दिया जो है ना, ऐसे वहाँ बहुत से नामों को उन्होंने बदल दिया जो है। ये हिंदू समाज की जिजीविषा है, उसकी विजय है। कितने वर्ष बीतने के बाद, सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी उनकी पीढ़ियों के अंदर जो है वो बोध बना हुआ है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये बोध बने रहना ही जो है अपने आप में
विजय का चिन्ह है। और जिनके अंदर से अगर ये बोध निकल जाता तो समझो पराजित हो गया, भले वो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, प्रोफेसर हो और नेता हो, IAS PCS हो। वो मनुष्य तो है, हिंदू नाम भी शायद हो, लेकिन वो हारा हुआ होगा, फिर जीता हुआ नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ देखने में आता है कि वो विदेशों में जो लोग हैं, और कभी कह रहे थे कि आर्य समाज ने ऐसा किया। अरे भाई, भूतकाल नहीं हुआ आर्य समाज, आर्य समाज प्रेजेंट है, वो उसकी गतिविधियां चल रही हैं, वो समाप्त नहीं हुई है, इसको मान के चलिए। और इस तरह से हम देखें तो गिरमिटिया समाज के जो जीवन पर जो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य रचा गया, जिसमें आर्य समाज के लोगों ने भी रचा और जो गैर आर्य समाज के लोग थे उसने भी रचा। हमारे सामने विमलेश कांति वर्मा सर मौजूद हैं और इन्होंने तो उस पर इतना काम किया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा दस्तावेज है। जो संकलन किया है रचनाओं का हरनाम सिंह हरनाम और कमला प्रसाद मिश्र की, मैं एक उसमें सुनाता हूँ कि जैसे कमला प्रसाद मिश्र ने एक गिरमिटिया का कैसा बिंब बनाया। थकित पांव विकल बदन जीर्ण देह शिथिल नयन, सन्मुख है एक श्रमिक सिर पर है भार अधिक, मंद मंद चलता है क्षुब्ध हृदय जलता है, ढोता है कठिन भार। मतलब निराला को उन्होंने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। दूर कहीं इंतजार करती है बेचारी चिंता में, वह नारी जीवन की यह गाड़ी चलती ही जाती है। तो कमला प्रसाद मिश्र को हमारे भारत सरकार ने जो पद्मश्री की उपाधि भी दी, उनको बुला करके सम्मानित किया और उनके अंदर जो बोध उत्पन्न हुआ भारत का, वो भारत में शिक्षा लेके हुआ वृंदावन गुरुकुल में। ऐसे ही एक हरनाम सिंह हरनाम है, उन्होंने गिरमिटिया के बारे में कुछ बातें लिखी। कहा कि काली कोठरिया में बीते नहीं रतिया हो, किसके बताई हम पीर रे विदेशिया। दिन रात बीती हमारी दुख में उमरिया हो, सूखा सब नैनुआ के निर रे विदेशिया। खून पसीने से सींचे हम बगिया, बैठा बैठा हुकुम चलाए रे विदेशिया। फिरंगिया के रजुआ मा छूटा मोरा देसुआ, गोरी सरकार चली चाल रे विदेशिया। तो अंग्रेजों की ये चाल थी। क्या है, मैं आपको एक बात अभी और स्पष्ट कर दूं, उस दुर्गुण से हम अब भी मुक्त नहीं हुए हैं। एक दुर्गुण है हमारे समाज में, बहुत भारी दुर्गुण है। मैं अपने कक्षाओं में भी बताता हूं, अपने विद्यार्थियों से भी, उस दुर्गुण को जितना जल्दी हम निकालने बच जाएंगे। वो दुर्गुण क्या है कि हम सामने वाले को अपने समान समझ बैठते हैं। एक दुर्गुण हमारा है। लोग कहते हैं ना भारत क्यों हारा, अब वो खोज नहीं पाते क्यों हारा। मैं खोज के बताता हूं आपको क्यों हारा। भारत इसलिए हारा क्योंकि भारत ने सामने वाले को अपने समान समझ लिया और कहा भाई आप भी तू भी बैठ, 2 रोटी हम लेते 2 रोटी तू भी खा। और उस धूर्त ने, कपटी ने, कुटिल ने आपकी थाली से उस रोटी को भी छीन लिया। आप गरीब हो गए, वो औद्योगिक क्रांति कर लिया और आपको आकर के चकमा देता है, कहता है कि देखो हम एजुकेटेड है, और आप कहते हो ठीक है भाई साहब आओ बैठो। इस दुर्गुण ने हमारे देश को नष्ट किया, हमारे समाज को। हमें वो बात सोचनी पड़ेगी बड़ी गंभीरता से कि मेरे सामने वाला जो है किस मोटिव से बैठा हुआ हमसे बात कर रहा है। और अगर वो कपट लेकर के बैठा हुआ है तो हमारे वेद में लिखा हुआ, भाई मैं साफ कह दे रहा हूं, गांधी की नीति को त्याग दो। वेद में लिखा है कि जो हमसे द्वेष करता है उससे हम दुगुना द्वेष करें। कितना? दुगुना। और जो घृणा करता है उससे त्रिगुना करें, तभी उसको हम नष्ट करेंगे। नहीं तो
हमारे अंदर पावर ही नहीं रहेगी। भारत को, इस देश के धन को अंग्रेजों ने लूटा, भारतीयों को ही आपस में मिला करके, और हमें गरीब बना दिया। हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ा। वो दिन न आए हमारे लोग समुन्नत हों, और जिनके हृदय में दर्द बना हुआ है कि किस तरह से उनका शोषण हुआ उन देशों में, वो दर्द दोबारा उनको न मिले। इस भावना के साथ भाई दिलीप गिरी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत कम संसाधन पाए, 2019 इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है, और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अग्रसेन महाविद्यालय में इतना बड़ा उन्होंने यज्ञ जो है ठाना है। ये सफलता, इनको सफलता मिले इस कार्य में। गिरमिटिया समाज के दो हिस्से हो गए, एक वह जो चला गया उधर, और एक वो जो इधर रह गया है, जिसको ये जोड़ रहे हैं। 150 परिवारों को उन्होंने जोड़ा है, बता रहे थे। और भी जो छूटे हुए लोग हैं आपस में जुड़ जाएं, और ये सारी धरती ही गोपाल की है। कोई देश हमारा पराया नहीं, हम सब अपने देश में ही रहते हैं। वो भी अपना ही देश है। श्री राम का नाम ले रहे थे वो इंदर जी। तो आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह इस विषय पर जितनी महनीय चिंतन से आपने अपनी बात रखी है, अपने विचार रखी है, वह हम लोगों के लिए पाथेय है। हम इस पर चिंतन मनन करेंगे। इस संगोष्ठी का यही पर्पस था। आपने गिरमिटिया संस्कृति का जो मूल है, भारतवर्ष की संस्कृति, उसके बारे में बताया। आर्य समाज की स्थापना और स्वामी दयानंद जी का प्रदेय जो रहा है, वैश्विक